जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास समय का अभाव है, तो उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए मैं लेकर आया हूँ पूरे चैप्टर का एक समरी मान के चलो, ताकि मैं आपको चैप्टर जल्द से जल्द करा सकूँ। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैं एनसीईआरटी को डिटेल में गो थ्रू करूँगा। ठीक है, तो आप उन पॉइंट्स के लिए स्पेस छोड़ देना अपनी नोट्स में, नोटबुक में, ताकि आप उन पॉइंट को ऐड कर पाओ फर्दर आगे जब आपको समय मिले। तो अभी स्टार्ट करते हैं और तुरंत इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट होता है समथिंग दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन? नाउ व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? एनसीईआरटी लिखता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ROR। अभी यहाँ अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा मैं, बट स्टिल आप मैनेज कर लो। ROR क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, केमिकल प्रोसेस है। वो केमिकल प्रोसेस इन अ वे कि जो रिएक्टेंट होता है वो टूटता है, ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट टू फॉर्म एनी प्रोडक्ट जो उस रिएक्शन के मुताबिक बनना चाहिए था। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पर यूनिट टाइम आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो। हालांकि इस चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं एनसीईआरटी को, आपको बोला ना मैंने, गो थ्रू करूँगा आगे उस समय। बट अभी आप समझ जाओ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एंड इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। जो भी कैटलिस्ट या इंजाइम होता है वो कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, कैटलिस्ट और इंजाइम्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दी रिएक्शंस, नॉट इन्वॉल्व इन दी रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है और दूसरा बायोलॉजी वाला है। तो जो हमारे बायोलॉजी में कैटलिस्ट है उसे एंजाइम बोलते हैं यार, है ना। अभी हमने देखा एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली मेजर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स मेजरली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, बट मैंने ऐसा बताया ना कि कुछ न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं उनको? राइबोजाइम। ठीक है, अब देखो नाउ क्या लिखा है, व्हेन यू लुक एट द टर्शरी स्ट्रक्चर क्रेविसेस पॉकेट्स आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन चेन्स। मैंने आपको बताया कि जब आप टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखते हो, टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा, ये देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं, इस जगह पे ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन जगहों पर, पर्टिकुलरली इन जगहों पर कुछ ऐसा गैप सा बन रहा है ना, ये गैप्स, इन गैप्स को पर्टिकुलरली बोलते हैं क्रेविसेस। क्रेविसेस का मतलब क्या होता है? गड्ढे, जगह, कैविटी। ठीक है, तो उन क्रेविसेस, है ना, या पॉकेट्स को क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं उन्हें? एक्टिव साइट। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव साइट, है ना। सच पॉकेट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। तो एक्टिव साइट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक्टिव साइट्स एक स्ट्रेट पॉलीमर में बन सकता है? कभी भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब तक फोल्डिंग नहीं होगी ना इसकी, फर्दर ऐसे फोल्डिंग नहीं होगी, तब तक ये नहीं बन पाएगा। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि एक्टिव साइट्स हो गया। अब इन एक्टिव साइट्स के अंदर कौन आके फिट होता है? सबस्ट्रेट। मैंने आपको समझा चुका हूँ उस वीडियो के अंदर कि सबस्ट्रेट कैसे फिट होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ भी रैंडम स्ट्रक्चर बना दो जिसमें कुछ ऐसे करके पॉकेट्स हों। ये दिख रहा है गड्ढा, ये गड्ढा, इधर एक गड्ढा, ये कैविटी। इनमें आके कौन फिट होगा? इनमें आके फिट होता है आपके पास सबस्ट्रेट आता है, यहाँ आके फिट होगा। और हमेशा याद रखना, एक चीज़ बताओ, जो आपके ताले की चाबी होगी वो उस कैविटी के शेप से मैच करेगा नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है। अगर मान के चलो मेरे को एक ट्रायंगल शेप का लॉक खोलना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी कोई ऐसी चाबी ढूंढूंगा जिसके आगे ऐसा ट्रायंगल सा बना होगा, है ना, जिसके आगे ये ट्रायंगल बना होगा, ये चीज़ ट्रायंगल। ऐसा तो होगा नहीं कि सर्कल वाली शेप से खुलेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो रिजेंबल करता है। ठीक है, बाकी इस चीज़ को फर्दर हम देखेंगे जब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एनसीईआरटी से, जब गो थ्रू करेंगे। आगे भी आगे तेज तेज बढ़ते रहते हैं हम। नेक्स्ट है इंजाइमेटिक एक्शन। अगर इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, देखो कोई भी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई प्रोसेस, एंजाइमेटिक एक्शन एक कंप्लीट प्रोसेस है। क्या है? कंप्लीट प्रोसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपके पास सबस्ट्रेट होता है, उसको मैं एस बोलता हूँ। एस के बाद क्या बनता है? पी बनता है, पी बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है? ये एक्शन करता है। ठीक है, एक्शन मतलब जहाँ भी इसको, जिस काम के लिए इसको असाइन किया गया है उस काम को परफॉर्म करेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ मैं कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट क्या बनाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियस सी बात है ना। सिंपल सा नाम है और सिंपल सा काम है। ठीक है, इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक अगर हमें देखना है वो है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन, कई बार ऐसा होता है कि जो एंजाइम आप डाल रहे हो उसको आपको या तो उसका जो इफ़ेक्ट है उसे कम करना पड़ता है, या तो आप उसके अगेंस्ट एक और ऐसा एंजाइम डालते हो जो उसके इफ़ेक्ट को कम कर दे। जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, लोहा ही लोहे को काटता है। तो आपको यही चीज़ करनी है, यही चीज़ करनी है आपको। कई बार कुछ एंजाइम आपके काम के नहीं होते हैं, तो उन्हीं चीज़ को आपको हटाना है। दो तरह के एंजाइम इनिबिशन होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कॉम्पिटिशन क्या होता है? कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली बात है, एक जीतेगा एक हारेगा, यही होता है ना कॉम्पिटिशन। तो ये क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो आपने देखा कि दो तरह का होता है इनिबिशन, एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। इस वाले पॉइंट पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है, इस वाले पे इतना ध्यान नहीं देना, फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। अब ज़रा हम डिटेल में घुसते हैं इसके। ठीक है, बट सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि है कि हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ बताओ, एक एंजाइम कब अच्छा काम करेगा? एक एंजाइम तभी अच्छा काम करेगा जब उसको एक ऑप्टिमम पीएच दूंगा मैं। ना ज़्यादा पीएच होना चाहिए ना कम पीएच होना चाहिए। तो वही चीज़ देखो, एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। नैरो, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, नैरो रेंज ऑफ पीएच। ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इस वाले पीएच पे होगी। कुछ भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, ये एंजाइम टू एंजाइम डिफर करता है। ठीक है, एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम लेवल। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, जो आपके सामने ग्राफ दे रखा है, ज़रा इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ये जो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैं ये ब्लैक डॉट मार रहा हूँ, ये है आपका ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, ओ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऑप्टिमम पीएच है ये। क्या है? ऑप्टिमम पीएच। इससे अगर पीछे आओगे, इस पार्ट में आओगे, तो यहाँ भी इंजाइमेटिक एक्टिविटी घटेगी। ठीक है, इंजाइम यहाँ भी काम करना छोड़ देगा। और अगर आगे जाओगे तो भी क्या आएगा? इंजाइमेटिक एक्टिविटी घटेगी। याद करो, आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, आपको ना आगे जाना है ना आपको पीछे आना है, बिल्कुल उस जगह पे रहना है जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिल सके, जहाँ पे आपको क्या मिल सके? ऑप्टिमिसिटी मिल सके, चीज़ काम कर पाए। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच पे काम करेगा। वैसे ही आता है नेक्स्ट टर्म ऑप्टिमम टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल हद से मिला है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सेम पॉइंट आ गया। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इन सीन। अगर आपसे पेपर में कोई पूछे कि मुझे और टेम्परेचर बताओ जिस पर एंजाइम काम करता है, या कोई पीएच बताओ जिस पर एंजाइम काम करता है, आपका क्या बोलना है? कि ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करता है। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम पीएच। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, देखो सेम ग्राफ आया ना, ये देखो ग्राफ सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम ग्राफ है ये वाला। लिखा है अगर लो टेम्परेचर होगा तो प्रिजर्व द एंजाइम इन इनएक्टिव स्टेट। एक चीज़ बताओ मेरे को, आपने फ्रिज में खाना रखा है ना? फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं? फ्रिज में खाना इसलिए रखते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उसे प्रिवेंट कर सके, ईस्ट का फॉर्मेशन प्रिवेंट कर सके। बट सबसे मेजर काम होता है कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल जो हमारे मार्केट्स में आ रहे हैं, इन सब में इंजाइम्स के एक्टिविटी के थ्रू इनको जल्द से जल्द बनाया जाता है। तो अगर इनको बाहर छोड़ देंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो वही चीज़ फ्रिज क्या प्रोवाइड करता है? फ्रिज प्रोवाइड करता है एक लो टेम्परेचर। फ्रिज क्या प्रोवाइड करता है? एक लो टेम्परेचर। फ्रिज प्रोवाइड करता है एक लो टेम्परेचर, जिसके कारण क्या होता है? एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में रहता है। इनएक्टिव स्टेट में, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? एंजाइम रिएक्ट नहीं करेगा, यानी आपका खाना प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे, जस्ट इन केस अगर आपने हाई टेम्परेचर दिया तो क्या होगा? डी नेचर होगा। डी नेचर का मतलब बता चुका हूँ मैं, टूट जाना है ना। डी नेचर्स प्रोटीन इन द एंजाइम, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट एक बार ये ग्राफ देखो, आपको मैं ग्राफ बताना चाहूँगा जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, राइट साइड वाला ग्राफ देखना सबसे पहले राइट साइड वाला ग्राफ देखो। जो ये चीज़ है ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या होता है? एक चीज़ समझाता हूँ आपको मैं। एक बार वापस ऊपर आते हैं, देखो एक बार वापस से ऊपर आते हैं। यहाँ 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 रुक जाओ। यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी थी, ये चीज़ देखो, ये डबल एरो देख रहे हो? डबल एरो का क्या मतलब है? कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। और जब प्रोडक्ट बन गया तो वो क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो प्लीज़ अपनी नोटबुक्स में इस बात को लिखना कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स
एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू होता है, और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो वो बनेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस से। यानी कि आपको मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, बट आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल है। ठीक है, कर्सर को और माउस को देखो आप। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से हम आगे देखेंगे इस चीज़ को, जो है ना, ये चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इन दोनों जो जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इनको प्यार से बोलते हैं TS। TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स या स्टेट जो कि बीच में बनता है। क्या बनता है? बीच में बनता है। मुझे एक चीज़ बताओ, जो फाइनल चीज़ बनी है, फाइनल चीज़ क्या क्या बनी है? फाइनल चीज़ एक, देखो, पहली चीज़ तो ये रही, ये है पहली चीज़, ये चीज़ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, और फाइनल चीज़ ये रही, ये चीज़। तो इनके बीच में कौन सी दो चीज़ बनी है? इनके बीच में दो चीज़ बनी है, ये एक, ये रहा और एक ये रहा। तो ये दो है आपके पास ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये आपको समझ आया? तो वापस ग्राफ पे आते हैं, एक बार ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ 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 देखो, ये आपको ग्राफ दिख रहा है। तो आपको समझ आया कि ट्रांजिशन स्टेट कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि जब सबस्ट्रेट जुड़ा है एंजाइम के साथ। सुनना ध्यान से, आप चाहो एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, मैं एक बार एनसीईआरटी की लाइन रीड कर देता हूँ। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे पता है, पहले ग्राफ समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। देखो क्या होता है ना, मेरी बात ध्यान समझो। एक बात बताओ, अगर अगर आपको किसी बंदे को काम कराने के लिए, मान के चलो आपके पास एक मजदूर है, आपको उससे काम करवाना है। बड़ा अजीब एग्जाम्पल है, बट समझो, आपके पास एक मजदूर है और वो दिहाड़ी लेगा, आपसे पैसे लेगा 10,000 रुपये, ठीक है, काम करने के। और वहीं कोई और है जो आपसे ले रहा है 5,000 रुपये। आप किसको दोगे काम? सेम काम के लिए ऑब्वियसली बात है, आप 5,000 रुपये वाले को दोगे, क्योंकि आपका पैसा भी बच रहा है, आपका समय भी बच रहा है, और काम भी सेम करेगा वो, है ना, काम भी सेम करेगा और जल्दी भी कर देगा, क्या पता। तो यही चीज़ होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है आपको अपना काम निकलवाना है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है आपको काम निकलवाना है, समझ गए? अगर आप उसको एंजाइम देते हो ना, एंजाइम, तो वो जल्द से जल्द काम कर देगा। ये वाला ग्राफ देखो, नीचे वाला ग्राफ देखो, इसका पीक यहाँ पर आया है, यहीं पे पीक आया है इसका। और जब आपने एंजाइम नहीं दिया, जब आपने एंजाइम नहीं दिया, तो सोचो इसको कितना समय लगा काम करने में, है ना, ये चीज़ है। तो आपको इतना समझना है बस कि जब आप एंजाइम देते हो, एंजाइम देते हो, तो आपका जो ये जो प्रोडक्ट बनना है ना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना प्रोसेस, जो रिएक्शन हमने पहले देखी थी, ये वाली रिएक्शन, बिल्कुल जल्दी आते हैं वापस वहाँ पे। देखो, अगर आपने इस प्रोसेस में एंजाइम दिया तो ये तुरंत हो जाएगा, मान के चलो 5 मिनट में हो गया, यहाँ से यहाँ 5 मिनट में आ गए। बट अगर आपने एंजाइम नहीं दिया तो आपको इसमें घंटों लग सकते हैं, ठीक है, घंटों लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है इसका मतलब। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब आपने एंजाइम दिया तो ग्राफ छोटा सा बना है, और जब आपने एंजाइम नहीं दिया तो ग्राफ का पीक ऊपर, बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, एक्सोथर्मिक के रिएक्शन के केस में जो आपका सबस्ट्रेट होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में सबस्ट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो आप, अगर मैं सबको इरेज करके साफ लिखूँ, साफ साफ दिखाऊँ आपको, वो 2 मिनट ध्यान से देखना भी। ये चीज़ आपको जो दिखेगी, मैं आपको हाई बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो एरो है, ये वाला एरो, ठीक है, ये वाला एरो क्या दिखाता है? ये एरो दिखाता है एनर्जी बैरियर। पूरा नहीं लिख पाऊँगा, सॉरी, एनर्जी बैरियर, समझ जाना, एनर्जी बैरियर। ये क्या दिखाता है? एनर्जी बैरियर दिखाता है, ठीक है, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब होता है पहाड़। अब ऑब्वियस सी बात बताओ, अगर आप एंजाइम नहीं दोगे तो यार ये पूरा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा सबस्ट्रेट को, ताकि वो प्रोडक्ट बना पाए। देखो प्रोडक्ट यहाँ आखिरी में बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकालना है? कंक्लूजन सिर्फ यही निकालना है कि अगर आपको इस पहाड़ को अवॉइड करना है, इतने लंबे रास्ते को अवॉइड करना है, तो आपको क्या डालना है? एंजाइम डालना है, काम ख़त्म, ठीक है, एंजाइम डालना है, काम ख़त्म, ठीक है। वापस इस टॉपिक पे आते हैं हम, और इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कुछ पार्ट पढ़ाना चाहूँगा। समझना इस बात को ध्यान से। देखो, जो आपका सबस्ट्रेट है, अगर आप सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते हो, सबस्ट्रेट समझ आ रहा है ना क्या होता है? जो एक्टिव साइट पे आके जुड़ता है,
अगर आप सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते हो तो उससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ ROR, बेसिकली ROR क्या होता है, ROR बढ़ जाता है, ROR बढ़ जाता है, यहाँ देखो ROR बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर ROR बढ़ेगा तो उससे क्या होता है ना कि उससे होता है कि एंजाइम की जो वेलोसिटी है, हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ही होता है रिएक्शन कितनी जल्दी होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा आपका रिएक्शन उतनी जल्दी होगा, यानी रिएक्शन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, रिएक्शन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ गए इस पॉइंट को, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी रिएक्शन की, ठीक है। आपको समझना है। अब आपको दो डेफिनेशन समझनी है। इतना समझ आया कि सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो समझना है वो है कि वी मैक्स क्या होता है और के एम क्या होता है। ये दो टर्म्स है आपके पास, वी मैक्स और के एम क्या होता है। देखो वी मैक्स क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट, ठीक है। ये क्या मतलब है, जैसे ही एंजाइम के अंदर आके सबस्ट्रेट जुड़ता है उस समय जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलते हैं, वी मैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी मैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी सबस्ट्रेट को एंजाइम नहीं मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है आगे फर्दर रिएक्शन होगी नहीं, तो वेलोसिटी घट जाएगी। एक बात बताओ, चलो मान के चलो, अगर आप बस स्टैंड पे गए, ठीक है, आप बस स्टैंड पे गए और आपको दूर से दिख रहा है कि जिस जिस अपने दोस्त का आप इंतज़ार कर रहे थे वो बस स्टैंड पे खड़ा ही नहीं है, मतलब आप रोड पे हो, चल रहे हो, और आपने बोला था अपने दोस्त को कि वो बस स्टैंड पे खड़े रहे, आपको दूर से दिख गया कि वो खड़ा नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपके कदम धीरे धीरे घटने लग जाएंगे और उस धीरे धीरे क्या होगा, आप रुक जाओगे, आप फिर अपना रास्ता बदल लोगे, ऐसा हो सकता है। तो यही चीज़ होती है कि जैसे ही अगर सबस्ट्रेट को दिखा कि एंजाइम तो है ही नहीं, तो क्या होगा, धीरे 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 वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन घटती रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन घटता रहेगा। यही चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ है। अब एक बार हम ग्राफ में देखते हैं इस चीज़ को। ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वी मैक्स वाला, आपको साफ साफ इस ग्राफ में एक चीज़ दिखेगा कि जैसे आप आगे जा रहे हो, देखो स्टार्टिंग पार्ट, देखो स्टार्टिंग पार्ट ग्राफ का, ये चीज़ देखो बढ़ रहा है, 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 फिर एक टाइम पे स्टेबल हो गया। स्टेबल होने का मतलब ये है कि आगे चल के इस सबस्ट्रेट को एंजाइम नहीं मिलने वाला, इस सबस्ट्रेट को एंजाइम नहीं मिलने वाला। नीचे क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है ना, तो ये ग्राफ किसके बीच में, सबस्ट्रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में, यानी सबस्ट्रेट को एंजाइम नहीं मिल रहा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। सबस्ट्रेट को एंजाइम नहीं मिल रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। और कहीं बीच में क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का आपको आधा मिलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या मिलेगा, आधा मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए, मान के चलो एक और चीज़, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हर 10 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री सेल्सियस पे या तो डबल होती है, मल्टीप्लाई बाय 2 होती है, या तो आधी होती है, यानी डिवाइड बाय 2 होती है, ठीक है। हर 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल होती है या तो आधी होती है, ठीक है, या तो डबल होती है या तो आधी होती है। प्रूफ चाहिए इसका, आओ प्रूफ देख लेते हैं। एक बार वापस आओ इस ग्राफ पे, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ टेम्परेचर वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको रब करता हूँ, देखो ध्यान से। मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि ये है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस वाला पार्ट है, और ये 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है, और ये आगे वाला पार्ट 47 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 47 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्वियस ही बात है, इतनी मैथ तो आती होगी ना, सब में 10-10 का गैप है। तो चीज़ बताओ, ये यहाँ पे कितना कम था और ये ज़्यादा हो गया, फिर ये ज़्यादा था फिर कम हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे ये एक था, सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये एक था और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 हो गया, तो मैंने इसका मतलब क्या हुआ, डबल हो गया, है ना, 2 हो गया, फिर वापस यहाँ पे 1 हो गया, तो फिर क्या हो गया, आधा हो गया। तो मैंने क्या प्रूव करा, इस स्टेटमेंट को प्रूव करा, ये वाली स्टेटमेंट, कि रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री सेल्सियस पे या तो डबल होती है या तो हाफ होती है, ठीक है। आप इस ग्राफ से समझा सकते हो, 27 डिग्री सेल्सियस का ले सकते हो, 37 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, 47 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या समझना है, के एम क्या होता है, के एम, है ना, के एम क्या होता है। नाउ व्हाट इज दिस के एम, ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस के एम। के एम आपको ज़्यादा समझना नहीं है, ज़्यादा दिमाग में दौड़ाना, बस इतना याद रखना कि के एम होता है वी मैक्स का आधा, वी मैक्स का आधा होता है, ठीक है, वहाँ लिखा भी डेफिनेशन में, है ना, साफ साफ दिख रहा होगा।
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विच परमिट्स द एंजाइम टू अचीव, कहाँ लिखा, टू अचीव हाफ वी मैक्स। बस इतना ही रखना है कि सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की वो मात्रा, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, और एम का मतलब क्या, मैक्स ही होता है, ठीक है। के एम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो कि वी मैक्स का आधा हो, ठीक है, वी मैक्स का आधा हो। किताबी बातें बहुत हो गई, अब देसी भाषा में समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, ठीक है, क्या मतलब है के और वी मैक्स का मतलब। आपको ये समझना है कि इंजाइम की एक्टिविटी के लिए, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, इंजाइम की एक्टिविटी के लिए के एम की वैल्यू कम होनी चाहिए। सुना ध्यान से, के एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि तब क्या होगा, तब कम सबस्ट्रेट आएगा और वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है, समझ रहे हो। इंजाइम की एक्टिविटी के लिए के एम कम होना चाहिए, क्योंकि तब लो सबस्ट्रेट होगा तो इंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, ठीक है। पढ़ लिया हमने, दो तरह का होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है कौन सा, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। पहले देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है। जब आपका इनहिबिटर, ध्यान से देखना, जब आपका इनहिबिटर, व्हेन इनहिबिटर, अरे ये तो पूरा हाईलाइट हो रहा है, व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल टू द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, यानी कि आपका ताला आपकी चाबी से मिल गया, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, उसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। जब आपका इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल टू द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स टू एक्टिव साइट। आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। मान के चलूँ, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो आपको समझा सकता हूँ मैं। आप एक बंदे से मान के चलो, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। राम को रिया से प्यार है, ठीक है, राम को रिया से प्यार है, ठीक है, राम को रिया से प्यार है, और जो, और क्या नाम ले सकते हैं, श्रुति ले लो, चलो मान लो श्रुति ले लो, ठीक है। राम को रिया से प्यार है और एक श्रुति नाम की लड़की है, ठीक है। तो राम इससे प्यार करता है, बट श्रुति में भी वो सारी क्वालिटीज़ है जो रिया में है, ठीक है, जो रिया में है। ये वही चीज़ है, जो आपके पास एंजाइम है ना, एंजाइम, ये रहा राम एंजाइम है, ठीक है, राम एंजाइम है, और रिया क्या है, रिया सबस्ट्रेट है, रिया सबस्ट्रेट है, जिसको आके जुड़ना है राम के साथ, जिसको आके एंजाइम का जुड़ना है, ठीक है। बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि उनके बीच में कोई तीसरा बंदा आ रहा है, उसका नाम क्या है, श्रुति। श्रुति कौन है, इनहिबिटर है, श्रुति इनहिबिटर है, बिल्कुल सेम हुलिया, शक्ल सब मैच करती है, ठीक है, इनका घर नहीं बसने देगी ये, ठीक है। तो राम रिया, समझ गए, राम और रिया जुड़ने थे, बट बीच में कौन आ गया, बीच में श्रुति आ गई, जुड़ गई इनके साथ। तो ये चीज़ हो रहा है कि व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल टू द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पता ही नहीं चला, राम बेचारा पागल था, पता ही नहीं चला उसे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका के बढ़ जाता है और वी मैक्स अनअफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जब इनहिबिटर बाइंड करता है एक्टिव साइट के अलावा कहीं और, समझ गए, एक्टिव साइट के अलावा कहीं और, तो उससे क्या होता है, एक्टिव साइट का शेप बदल जाएगा। मान के चलो ये आपके पास एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है और ये जो गड्ढे हैं, गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये और ये आपके एक्टिव साइट है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सबस्ट्रेट आया, इनहिबिटर आया, सॉरी इनहिबिटर आएगा, सबस्ट्रेट नहीं आएगा, इनहिबिटर आएगा, क्योंकि हम इनहिबिशन पढ़ रहे हैं ना, वो यहाँ आके जुड़ता है, इस जगह पे यहाँ आके जुड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ आके जुड़ेगा तो गड्ढा यहाँ बनेगा। तो अब फिगर कैसा दिखेगा, फिगर ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा फिगर, समझ गए। अब यहाँ पे भी गड्ढा बन गया, तो अब पूरा का पूरा एंजाइम का हुलिया ही बदल गया, एक्टिव साइट का हुलिया बदल गया पूरा। तो बस यहाँ पे क्या होगा कि आपका वी मैक्स घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वी मैक्स रिड्यूस हो जाएगा और आपका के एम अनअफेक्टेड रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट। यहाँ वी मैक्स अनअफेक्टेड था और यहाँ ये अनअफेक्टेड है। नेक्स्ट है, ये हमने देखा नॉन कॉम्पिटिटिव का इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि एक बार आपने शेप बदल दिया तो आप वापस उसको बदल नहीं सकते, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट है रिवर्सिबल, देखते हैं। सम एंजाइम हैव एलोस्टेरिक साइट टू कंट्रोल एक्टिव साइट, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट। नाउ व्हाट इज दिस एलोस्टेरिक साइट, क्या होता है, देखो समझो इस बात को। टू मच ऑफ एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट एंड चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट।